हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। तो विभिन्न परीक्षाओं में नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। खास तौर से अभी जो ये आपकी परीक्षा लगी है यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस की, उसके सिलेबस का ये पार्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये टॉपिक दिया हुआ है। तो इसके हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। इससे क्वेश्चन बनेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसके हम लोग क्वेश्चनों को देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो किस पैमाने पर कार्य किया जाता है। देखो, नैनो टेक्नोलॉजी में किस पैमाने पर कार्य किया जाता है, वो किया जाता है नैनोमीटर पर। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो वो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो कार्य किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी में, 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में कणों पर कार्य किया जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वही प्रश्न आ गया सेम कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। वही हमने बताया 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ये किसने किया था? ये किया था, देखिए, नोरियो तानीगुची ने। सॉरी, देखिए ऑप्शन सी, नोरियो तानीगुची ने। देखिए, ये नाम आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। और लेकिन इसको सबसे पहले, मतलब इस पर नैनो टेक्नोलॉजी पूछे कार्य किसने किया था, तो रिचर्ड फाइनमैन है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले कार्य इन्होंने शुरुआत किया था, रिचर्ड फाइनमैन। लेकिन आपके जो नोरियो तानीगुची हैं, ये इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इसका डिटेल देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? नोरियो तानीगुची ने किया था। ये कहाँ के थे? ये जापानी वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया, 1974 में एक सम्मेलन हुआ। नैनोमीटर स्तर की परिशुद्धता वाली मशीनिंग प्रक्रियाओं का वर्णन करने के लिए पहले बार नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। अगर देखिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले जो किसने लाया था इसको, नैनो टेक्नोलॉजी को, किसने इसके बारे में सबसे पहले रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, तो वो रिचर्ड फाइनमैन ने किया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि नैनो टेक्नोलॉजी के जनक है, इन्हीं को माना जाता है, रिचर्ड फाइनमैन को। देखिए, ये कहीं कहीं पर रिचर्ड फाइनमैन या रिचर्ड फाइनमैन दोनों से लिखा रहता है। तो आप लोग दोनों को, अगर एग्जाम में कुछ भी आता है तो आप लोग समझ जाइएगा। तो रिचर्ड फाइनमैन या ऑप्शन बी, रिचर्ड फाइनमैन जो है आपके कौन है? नैनो टेक्नोलॉजी के जनक हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, नैनो कणों का आकार सामान्यतः कितना होता है। तो अभी हमने बात किया था कि 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच होता है नैनो कणों का आकार। तो इसमें 1 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर के बीच में कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ही, ऑप्शन ए सही हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 से 100 नैनोमीटर। देखिए, मैं चाहता हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। और बाकी डिटेल्स में अगर आप लोग और पढ़ना चाहें तो इसके जो विस्तार दिए इनको पढ़ सकते हैं। पर मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग देखें। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जो कार्बन नैनो ट्यूब है, देखिए इसको कार्बन नैनो ट्यूब को शॉर्टकट में CNT भी पूछ लेता है।
जो CNT होता है, कार्बन नैनो ट्यूब बोले या CNT, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपके पेपर में। तो अ, किस तत्व के बने होते हैं? तो देखिए कार्बन नैनो ट्यूब, अब देखिए इसके नाम में ही कार्बन लगा हुआ है, तो कार्बन नैनो ट्यूब किसके बने होंगे? तो ये आपके कार्बन के ही बने हुए होते। तो ऑप्शन बी में है इसका कार्बन, सॉरी कार्बन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसके बाद हम लोग देखिए देखिए कार्बन नैनो ट्यूब के इसके इसका जो क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कार्बन नैनो ट्यूब यानी CNT पूरी तरह से कार्बन परमाणुओं से बने बेलनाकार अणु होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि CNT का आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। जो ग्राफीन की, किसकी, ग्राफीन की एक शीट को रोल करके बनाए जाते हैं। रोल करके मतलब बेलनाकार आकार में उनको परिवर्तित किया जाता है। ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है, षटकोणीय। इसको बहुत ध्यान रखिएगा कि इसकी संरचना कैसी होती है, षटकोणीय होती है। कैसी होती है, षटकोणीय। देखिए और इसमें गुण क्या क्या होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं और अत्यंत मजबूत होते हैं और बिजली तथा गर्मी के अच्छे सुचालक होते हैं। इन इनका व्यास नैनोमीटर पैमाने का होता है। अब नैनो टेक्नोलॉजी का है तो व्यास भी उनका नैनो पैमाने पर ही होगा इनका। देखिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग चिकित्सा के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका किया जाता है नैनो दवाइयाँ बनाने में, कैंसर के उपचार में, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, माने यानी इसका उपयोग सभी में किया जाता है। और इसका ध्यान रखिएगा, इस ये जो होता है आपकी टारगेटेड सेल्स में जाता है। आपके शरीर के अंदर जो बीमारी है केवल उसी को प्रभावित करता है। जैसे सामान्य दवाइयाँ हम लोग खाते हैं तो आपके पूरे शरीर को प्रभावित कहीं ना कहीं कर सकता है, लेकिन अगर नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई दवाइयाँ हैं तो वो आपके जिस अंग में बीमारी केवल उसी को प्रभावित करेगी। तो इसका ये लाभ है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में किस लिए किया जाता है? क्या छोटे चिप बनाने में प्रयोग होता है? बिल्कुल, छोटे चिप बनाने में इसका प्रयोग होता है। और तेज प्रोसेसर बनाने के लिए होता है? बिल्कुल होता है। कम ऊर्जा खपत के लिए यूज होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका ऑप्शन जो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, राइट आंसर, यानी इसके इसके प्रयोग इसका तीनों इसके प्रयोग हैं, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। किसमें इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग इसका यूज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए छोटे चिप बनाने के लिए, तो याद रखिएगा छोटे चिप बनाने के लिए तेज प्रोसेसर में छोटे ट्रांजिस्टर को तेजी से प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। कम ऊर्जा खपत में नैनो टेक्नोलॉजी नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कम शक्ति का उपयोग करते हैं और बेहतर बैटरी लाइफ प्रदान करते हैं। और इसलिए नैनो तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स को छोटा, तेज और अधिक कुशल बनाती है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को एक देखते हैं। देखिए ये पूछ रहा है क्वांटम डॉट्स, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि क्वांटम डॉट्स किससे संबंधित है। देखिए इसको याद रखिएगा, क्वांटम जो डॉट्स है ये प्रकाश उत्सर्जन संबंधित है। किससे संबंधित है, प्रकाश उत्सर्जन। प्रकाश उत्सर्जन मतलब ऑप्शन बी इसमें दिया है, लाइट इमिटिंग बोलते हैं इसको। तो कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग जल शोधन में कैसे किया जाता है? देखिए नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग नैनो फिल्टर द्वारा होता है,
बैक्टीरिया नाशक के रूप में होता है, भारी धातुओं को हटाने के लिए होता है। तो यानी ऑप्शन डी इसका सही, सभी चीज सही है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। ग्रेफीन जो है किसका उदाहरण है? देखिए, ग्रेफीन जो है आपका वो कार्बन का उदाहरण है। किसका एक रूप, अपर रूप है। ये कार्बन का एक अपर रूप है। ग्रेफीन कार्बन का एक अपर रूप है। और ग्रेफीन के बारे में कुछ और क्वालिटी लोग देख लेते हैं। ग्रेफीन जो होता है बहुत ही ज्यादा मजबूत लेकिन बहुत ज्यादा पतला होता है। इतना पतला होता है कि जिसे बहुत ही पतला समझ लीजिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। ग्रेफीन जो है कार्बन परमाणुओं की एक एकल परत है। कैसी परत है? एकल परत है, जो मधुकोश जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है। यह कार्बन का एक अपर रूप है। किसका अपर रूप है? कार्बन का। इसे बहुत हल्का और स्टील से 200 गुना मजबूत, सोचिए कितना मजबूत होगा कि जो स्टील तो मजबूत होता ही है, उसका 200 गुना मजबूत। और ये बिजली का बहुत अच्छा संवाहक यानी विद्युत का सुचालक होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए, जो ग्रेफाइट जो है आपका, ये भी आप कार्बन का ही एक अपर रूप है जो ग्रेफीन परतों से मिलकर बना होता है। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जो पेंसिल आप यूज करते हैं उसमें जो अंदर की ब्लैक कलर की छड़ होती है स्लेटी रंग की, वो ग्रेफाइट ही होती है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कपड़ा उद्योग में क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? दाग प्रतिरोधी कपड़ों के लिए होता है, जल रोधी कपड़ों के लिए यूज होता है, जीवाणु रोधी कपड़ों के लिए यूज होता है। तो इसमें सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी का कृषि में उपयोग किस लिए होता है? तो नैनो टेक्नोलॉजी में जो कृषि का उपयोग होता है वो नैनो उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है, कीटनाशकों बनाने के लिए किया जाता है और फसल सुरक्षा के लिए। तो सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी आधारित सोलर सेल का क्या लाभ है? देखिए, ये इसमें कम लागत, अधिक दक्षता, हल्का वजन। तो आपको पता होगा नैनो टेक्नोलॉजी जब छोटा आकार ही है उसका, तो हल्का वजन तो होगा ही, और अधिक दक्षता, इसकी क्षमता अधिक होती है, और कम लागत होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र में हो रहा है? तो आपका जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी हो रहा है इसका उपयोग, पवन ऊर्जा के रूप में क्षेत्र में भी हो रहा है, और बैटरी तकनीक के क्षेत्र में भी हो रहा है। अगर आपसे पूछ ले कृषि के क्षेत्र में भी इसका यूज हो रहा है, अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो वो भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आपका मेडिकल क्षेत्र में भी इसका यूज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में यूज हो रहा है। तो कई सारे क्षेत्र हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इस इसमें पूछा नैनो टेक्नोलॉजी में बॉटम अप अप्रोच का क्या क्या अर्थ है? देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी में दो अप्रोच होते हैं, एक बॉटम अप अप्रोच, एक होता है बॉटम डाउन अप्रोच। बॉटम मतलब होता है छोटे छोटे कणों को जोड़कर बड़ा कण बनाना, और बॉटम डाउन मतलब टॉप डाउन, बड़े से छोटा संरचना को बनाना, यानी उसको तोड़ तोड़ देना। तो इसमें पूछा है बॉटम अप अप्रोच का क्या अर्थ है? यानी मतलब बॉटम अप मतलब छोटे से बड़ा बनाना। तो छोटे से बड़ा बनाना मतलब इसमें कौन सा है?
देखिए परमाणु संरचना बनाना यही होगा, बड़े से छोटा बनाना तो हो ही नहीं सकता, और ऊर्जा उत्पादन भी नहीं, मशीन बनाना भी नहीं, लेकिन परमाणु संरचना बनाना ये आपका बॉटम अप अप्रोच है। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, दोनों अप्रोचों के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए जो पहला है आपका बॉटम अप अप्रोच, इसका मतलब है इस विधि में एकल परमाणुओं को, अणुओं को आपस में जोड़कर, इसको ध्यान रखिए, इसमें बॉटम अप अप्रोच में जोड़ना हो, याद रखिएगा, और एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। ये दोनों अप्रोच, टॉप डाउन में इसमें तोड़ना, बस इन दोनों शब्दों को याद रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बॉटम अप अप्रोच यानी जोड़ना, अब टॉप डाउन अप्रोच यानी तोड़ना। तो इस और चलिए देखते हैं बॉटम अप जो अप्रोच होता है, इसमें एकल परमाणुओं या अणुओं को आपस में जोड़कर या व्यवस्थित करके नैनो संरचना स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं, या छोटे स्तर से बड़े स्तर के जाने की प्रक्रिया है। यानी जब आप किसी चीज को जोड़ेंगे तो जोड़कर बड़ा ही तो बनेगा, छोटे स्तर से बड़े स्तर जाने की प्रक्रिया। और जो सेकेंड अप्रोच है वो है टॉप डाउन अप्रोच। तो इसमें क्या करते हैं, तोड़ना, तोड़ना शब्द आपने ध्यान रख लिया। इसमें क्या होता है, बड़े पदार्थ को काट कर या तोड़कर छोटा आकार बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो ये जो आपका डिटेल दिया हुआ है इसको आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा और अपने समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसके उदाहरण भी कभी कभी पूछ लेता है कि बॉटम अप अप्रोच के उदाहरण कौन कौन से। देखिए स्वसंयोजन और आणविक निर्माण बॉटम अप अप्रोच के उदाहरण हैं, दोनों का आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, नैनो रोबोट का संभावित उपयोग किस क्षेत्र में है। देखिए नैनो रोबोट का उपयोग आपका चिकित्सा क्षेत्र में कर सकते हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र में भी कर सकते हैं, और रक्षा क्षेत्र में भी कर, तो सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग नैनो रोबोट का यूज हो सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी से बने पदार्थों की विशेषता क्या होती है। अधिक मजबूत होती है, बिल्कुल मजबूती होती है। हल्के होते हैं, बिल्कुल हल्के होते हैं। उच्च चालकता यानी होती है, विद्युत के सुचालक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो सभी आपके इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खतरा किससे जुड़ा हुआ है। पर्यावरण प्रभाव से, बिल्कुल इसमें पर्यावरण प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य जोखिम भी हो सकता है। नैतिक मुद्दे बिल्कुल हो सकता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखिए भारत में नैनो टेक्नोलॉजी मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो ये 2007 में, इसको याद रखिएगा। 2007 में भारत में नैनो टेक्नोलॉजी मिशन आरंभ हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे इस पर कार्य हुआ, आगे बढ़ा। चलिए लेकिन देखिए निम्नलिखित में कौन शून्य आयामी नैनो संरचना का उदाहरण है। तो शून्य आयाम देखिए आपको 1D 2D 3D आपने सुना होगा, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, तो लेकिन 0 डायमेंशन की संरचना होती है नैनो कण, जिसको मतलब बहुत छोटा आकार होता है, मतलब 10⁹ मीटर, मतलब बहुत छोटा कण का आकार होगा, परमाणु से भी छोटा। तो देखिए ये होता है आपका नैनो कण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य आयामी संरचना किसकी होती है, नैनो कण की होती है, यानी 0 डायमेंशन संरचना। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है अगला प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटिंग नैवोवायन का उदाहरण है। कौन सा इंसुलेटिंग
नैनो वायन का उदाहरण है। नैनो वायर नहीं है, नैनो वायर है। इंसुलेटिंग नैनो वायर का मतलब SiO2 है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपका इंसुलेटिंग नैनो वायर का उदाहरण है। तो इसको ध्यान रखिएगा, SiO2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, नैनो ट्यूब की खोज किसने की थी। देखिए इस इम्पोर्टेंट है, नैनो ट्यूब की खोज आपको किसने की थी, ये की थी सुमियो इजिमा ने। सुमियो इजिमा ने किया था। किस सन में किया था, 1991 में, 1991 में सुमियो इजिमा ने की थी। देखिए आणविक स्तर पर कार्बन नैनो ट्यूब स्टील की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक मजबूत होता है एवं भार के अनुसार कार्बन नैनो ट्यूब का वजन स्टील के वजन से केवल 1/6वां हिस्सा होता है। और कार्बन नैनो ट्यूब तांबे की तरह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। और इनका जो यूज होता है किसमें किसमें होता है, पॉलीमर, डिस्प्ले, प्लास्टिक फिल्म, कोटिंग्स, जंगरोटी पेंट, इलेक्ट्रोड आदि बनाने में किया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिरेमिक नैनोकण जीन डिलीवरी में उपयोग नहीं किया जाता है। तो कौन सा नहीं किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है, सिलिका का भी यूज होता है, कैल्शियम फास्फेट का भी यूज होता है, लेकिन आपका जो लेड मोनोऑक्साइड है इसका नहीं होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए सिरेमिक नैनोकण में किसका किसका यूज होता है, तो ये विशेष तौर से आप रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और सिलिका हो गया, और कैल्शियम फास्फेट हो गया, तीनों को ध्यान रखिएगा थोड़ा। देखिए अगला प्रश्न इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, कौन सा सिरेमिक नैनो कण शुद्ध रूप से थर्मल बैरियर कोटिंग के रूप में विनाशकारी परिणाम दे सकता है। तो कौन दे सकता है, जिरकोनिया। तो ये आपका जिरकोनिया राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलिका नैनो कणों का संश्लेषण रिवर्स माइक्रो इमल्सन विधि द्वारा किया जाता है। क्या कह रहा है, सिलिका नैनो कणों का जो संश्लेषण होता है रिवर्स माइक्रो इमल्सन विधि द्वारा किया जाता है। इस तकनीक की कुछ कमियां हैं। तो कौन कौन सी कमियां हैं, उनमें से एक नहीं है, कौन सी जो कमी है वो नहीं है। तो देखिए, तो हम लोग कौन कौन सी हैं इनको पहले देख लेते हैं। ये महंगी होती है, तो ये इसकी एक कमी है कि ये महंगी है। तो ऑप्शन ए महंगी। अंतिम उत्पाद सरफेक्टेंट को हटाने में आने वाली कठिनाइयाँ, तो ये भी आपकी एक इसकी विशेषता है। और ऑप्शन सी समूहहीन नैनो कणों का निर्माण। देखिए जब समूहहीन नैनो कणों का निर्माण ये आपकी नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन जो नैनो कणों की असमानता है ये भी आपकी कमी है। तो इसका राइट आंसर कौन सी कमी नहीं है, तो उसमें समूह कणों का निर्माण ये नहीं है। चलिए इसका एक बार थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। रिवर्स माइक्रो इमल्सन तकनीक की मुख्य विशेषता यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान सरफेक्टेंट बनते हैं जिन्हें उत्पादों के अतिरिक्त प्रसंस्करण द्वारा हटाना आवश्यक होता है। सरफेक्टेंट हटाने की सबसे आम विधि विलायक निष्कर्षण है, जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है, जो आर्थिक रूप से बहुत महंगी है। तो महंगी है। इसका एक अन्य नुकसान यह है कि यह प्रक्रिया के बाद नैनो कणों की विविधता में कमी आ जाती है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, सिरेमिक नैनो कणों का उपयोग किस रोग के उपचार में नहीं किया जाता है। देखिए किसमें किसमें किया जाता है, पहले इसको देख लेते हैं। सिरेमिक नैनो कणों का जो प्रयोग होता है विशेष रूप से आपका इसका यूज कैंसर में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में किया जाता है,
कैंसर में किया जाता है, ग्लूकोमा में किया जाता है, लेकिन जो काली खांसी इसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी काली खांसी। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये ये कह रहा है ये सिरेमिक नैनोकण आर्जिनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, पेप्टाइड लिगैंड और रेडियो रेडियो आयोडीन से सतह कार्यात्मक है। ये ट्यूमर और पराधीन रक्त तरल पदार्थों में उच्च अम्लता और निवास प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? ये क्या है आपका मल्टी मॉडल सिलिका नैनोकण है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सिरेमिक नैनोकणों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? देखिए इसमें कौन सा नहीं किया जाता, तो इसका ऑप्शन डी पैरा मैग्नीजम, ये प्रदर्शित नहीं किया जाता है। लेकिन प्रदर्शित कौन कौन से किए जाते हैं? सुपर प्लास्टिसिटी, ये भी प्रदर्शित किया जाता है सिरेमिक नैनोकण द्वारा, और फेरोमैग्नेटिज्म और पायरो इलेक्ट्रिसिटी। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा सिरेमिक नैनोकण बार बार कुचलने के बाद भी किसी संरचनात्मक क्षति के अपनी मूल व्यवस्था में वापस आ सकता है? तो कौन सा सिरेमिक नैनोकण है जो बार बार कुचलने के बाद भी किसी संरचनात्मक क्षति के बाद भी ये क्या करता है, अपनी मूल छवि में वापस आ सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नैनो ट्रस, ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए ये कह रहा है कि जो नैनो ट्रस है वह सिरेमिक नैनोकण है। तो नैनो ट्रस तो सबसे पहले आपका एक सिरेमिक नैनोकण है जो बार बार कुचलने के बाद भी बिना किसी संरचनात्मक क्षति के अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, क्योंकि नैनो ट्रस एल्युमिनियम ऑक्साइड से बनी एक नैनो सिरेमिक संरचना है। तो नैनो ट्रस किससे बनी होती है? एल्युमिनियम ऑक्साइड से, इसको ध्यान रखिएगा, जो 85% से अधिक हवा से बनी होती है। तो इसमें क्या होता है, ये 85% से ज़्यादा जो है हवा से बनी होती है। ये अपने अत्यधिक हल्के और अत्यधिक मजबूत टिकाऊपन के लिए जानी जाती है। इसकी एक अनूठी विशेषता यह भी है कि संपीड़न के बाद यह संरचना क्षति के बिना अपने मूल रूप में वापस आ सकती है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सिरेमिक नैनोकणों का निर्माण नहीं करती है? तो कौन सी विधि जो है सिरेमिक नैनोकण का निर्माण नहीं करती है? तो वो है आपकी सैपोनिफिकेशन। लेकिन कौन कौन सी आपकी सिरेमिक नैनोकणों का निर्माण करते हैं? तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये एक होती है सोल जेल विधि, और एक होती है सिंटरिंग, और एक होती है रिवर्स माइक्रो इमल्सन। देखिए इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा। सिरेमिक नैनो कणों के निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं? एक होती है सोल जेल, एक होती है सिंटरिंग, एक रिवर्स माइक्रो इमल्सन। चलिए यहाँ तक देख लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए नैनो स्केल पर तांबा जो है पारदर्शी हो जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि जो नैनो स्केल पर तांबा को जब नैनो स्केल में बदला जाता है तो वो पारदर्शी हो जाता है। और इसके बाद अगला पॉइंट है 100 नैनोमीटर। देखिए पहला जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा, ये गुण, और जो 100 नैनोमीटर से कम आकार की सीमा में कोलाइड सोना
तीव्र लाल रंग का हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो तांबा होता है उसको अगर नैनो कण में बदला जाता है तो पारदर्शी हो जाता है, लेकिन आपका जो ये सोना होता है वो गहरे लाल रंग का हो जाता है। देखिए, और क्या होता है, नैनो स्केल पर लोहे की कठोरता और मजबूती तेजी से घटती है। तो ये आपका गलत है। उसकी कठोरता तो वो बढ़ती है और मजबूती भी बढ़ती है उसमें, नैनो स्केल में लोहे की। अ, और और क्या कहता है ऑप्शन डी, सोने के नैनो कण रासायनिक रूप से बहुत सक्रिय होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपको सही वाले ज़्यादा याद रखने हैं, गलत वाला तो इग्नोर कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्वर्ण नैनो कण के उत्पादन में नहीं किया जाता है? तो किसका उपयोग जो होता है स्वर्ण नैनो कणों के उत्पादन में नहीं किया जाता है, वो है नाइट्रिक अम्ल। और किसका किसका उपयोग स्वर्ण नैनो कणों के उपयोग यूज में किया जाता है, वो है आपका एल्के नेथियोल और सोडियम बोरोऑक्साइड और टोल्यून, तीनों का प्रयोग किया जाता है। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। नैनो तकनीकी कोई हालिया विकास नहीं है, इसका उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक वस्तु नैनो तकनीकी का उत्पाद नहीं है? देखिए, जो नैनो टेक्नोलॉजी कौन कौन से हैं आपके, लाइकुर्गस कप, ये आपका नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ उत्पाद है। एक दमिश्क तलवार, ये भी है। एक है माया नीला, ये भी है। लेकिन आपका जो वारेन कप है ये आपका नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वारेन कप आपका नैनो तकनीक से नहीं बना हुआ है। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। धातु के आकार को नैनो स्केल तक कम करने पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म जो होता है आपका घट जाता है? देखिए, विद्युत प्रतिरोध आपका घट जाता है। देखिए, विद्युत प्रतिरोध घट जाए, आपको पता है कि नैनो टेक्नोलॉजी की जो होती है चालकता बहुत होती है। जब चालकता ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक है उसकी उसका क्या हो जाएगा कि प्रतिरोध तो कम ही होगा उसका। और इसमें जो होता है कठोरता होती है, अभी हमने एक में बताया था कि स्टील से 200 गुना कठोर होता है, तो कठोरता इसमें होती है। देखिए, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कम हो जाता है, और प्रत्यास्था मापांक जो है इसका ये घटता है। इसको थोड़ा होल्ड करिए, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी में जब बदला जाता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है। तो मुझे इसमें ऑप्शन डी लग रहा है, लेकिन मैं इसको क्लियर करके बताऊंगा, क्योंकि प्रत्यास्था मापांक, इसको थोड़ा होल्ड करके रखिएगा। इसको मैं जब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर लूंगा तो फिर मैं इसको बता दूंगा। 291 क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जब सोने के आकार को थोक नैनो स्केल तक कम किया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो गलनांक होता है वो घटता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब सोने के आकार को थोक से नैनो स्केल तक कम किया जाता है उसके गलनांक क्या होता है, घटता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर मोम पर आधारित है? तो कौन सा मोम पर आधारित है? ये NECV। कुछ चीजें हैं, आप इनको केवल रट लीजिएगा, और बाकी इनके डिटेल में अंदर घुसेंगे तो ये बहुत बड़ा, नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है इसका।
और इसको पढ़ने बैठेंगे तो पूरी इसकी एक बुक बन सकती है। तो इसलिए हमको केवल उतना ही पढ़ना है जितने में हमारा काम चल जाए। चलिए, और इसमें एग्जाम में कोशिश करेगा, मुझे लगता है कि वही आपका जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत डीप नहीं पूछेगा। हालांकि इसमें तो बहुत डीप डीप चीजें पूछी गई हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि जो देखिए जो मोम का जो फुल फॉर्म है, मोमेंट्स मेथड, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो एनईसी का मतलब होता है, न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोड्स, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नैनो तकनीक और जीव विज्ञान, जो नैनो टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी को जब एकीकृत करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जो बायोलॉजी है तो क्या नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे? बिल्कुल नहीं। नैनो मेडिसिन कहेंगे, मे भी हो सकता है, लेकिन नैनो इंजीनियरिंग कहेंगे तो जीव विज्ञान का नैनो इंजीनियरिंग से क्या लेना देना। नैनो मटेरियल्स विज्ञान, तो आई थिंक नैनो मेडिसिन की तरफ हो सकता है, मुझे लगता है, या ऑप्शन डी भी हो सकता है, लेकिन बी नैनो मेडिसिन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो नैनो तकनीकी और जीव विज्ञान को इंटीग्रेटेड से जो क्षेत्र बनता है उसको बोलते हैं नैनो मेडिसिन। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नैनो उपकरणों के मामले में घर्षण और घिसाव की समस्याएं बहुत अधिक गंभीर क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? उच्च सतह से आयतन अनुपात, उच्च सतह से आयतन अनुपात। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श अर्धचालक नैनो संरचना के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका जो निम्न गलनांक है, ये ये एक आदर्श नैनो अर्धचालक एक आदर्श अर्धचालक नैनो संरचना के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन बाकी सब आवश्यक है। घनत्व, एकरूपता और परिरोध विभव। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नैनो मटेरियल्स का गुण नहीं है? नैनो मटेरियल्स का गुण कौन सा नहीं है? ये है आपका बड़े कण आकार के कारण कम प्रतिक्रियाशीलता। लेकिन देखिए, जो नैनो मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रतिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है, लेकिन इसमें कह रहा है बड़े कण आकार कण, तो नैनो मटेरियल्स का बड़े कण आकार कहाँ होते हैं? छोटे कण आकार होते हैं, और इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, प्रतिक्रियाशीलता होती है, वो ज्यादा होती है। चलिए, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नैनो वायर, जो नैनो वायर की चालकता संबंधित थोक पदार्थ की चालकता से बहुत कम क्यों होती है? देखिए, क्यों होती है? ये होती है ऑप्शन सी, तार की सीमाओं के प्रकीर्णन के कारण। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। नैनो कणों के स्वसंयोजन द्वारा व्यवस्थित संरचनाओं में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं नैनो असेंबली। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नैनो फ्लूइडिक्स में उन्नत संख्यात्मक तकनीकों की प्रमुख कमी क्या है? क्या कमी है? इसकी कमी है उच्च गणना लागत। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? नैनो इंफॉर्मेटिक्स के बारे में दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन गलत है? देखिए, जैसे पूछ ले गलत है या नहीं है,
तो सबसे पहले आपको उसमें जब एग्जाम देना है तो उसमें गोला कर लीजिए, सर्किल कर लीजिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए किसी तरह से, उसको जरूर ध्यान रखना है जिसमें नहीं है, गलत है, ऐसे चीजें दे दी जाती है। कैसे अक्सर क्या होता है इनमें हम कभी कभी गलतियां कर देते हैं, बहुत ही आते हुए क्वेश्चन भी हमारे कई सारे गलत हो जाते हैं इनके चक्कर में, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको देखते हैं, नैनो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में कौन सा गलत है, तो ये आपका सी जो है ऑप्शन गलत है। यह नैनो प्रौद्योगिकियों के बारे में डेटा एकत्र करने और साझा करने पर सीमित है, तो ये सीमित नहीं है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नैनो वायर का लाभ नहीं है, तो इसमें नैनो वायर का लाभ नहीं है, कौन सा नहीं है नैनो वायर का लाभ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके लाभ हैं। तो इसके लाभ है उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता, तो बिल्कुल होता है, नैनो वायर का ये लाभ है जो उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता इसमें होती है। और कम प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया समय, इसमें कम प्रतिक्रिया समय होता है, जी बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब लाभ, इसका लाभ है नैनो वायर का। इसके बाद हम लोग ऑप्शन सी देखते हैं क्या कह रहा है। उच्च परावैद्युत स्थिरांक, उच्च परावैद्युत स्थिरांक, तो ये भी इसकी है। लेकिन जो ऑप्शन डी है असीमित इलेक्ट्रॉन होल विशेषता, ये इसका लाभ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी असीमित इलेक्ट्रॉन होल विशेषता। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी का उपक्षेत्र नहीं माना जाता है, तो किसे नहीं माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो ऑप्शन ए दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको नहीं माना जाता है। बाकी माना किनको किनको माना जाता है, तो ये हो जाएंगे आपको नैनो इन्फॉर्मेटिक्स हो जाता है, नैनो डिवाइस सिमुलेशन होता है, और आणविक मॉडलिंग जो होता है। ये तीनों क्या है आपके कंप्यूटेशनल नैनो टेक्नोलॉजी के उपक्षेत्र हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नैनो ट्राइबोलॉजी अध्ययन के लिए नहीं किया जाता है, तो किसका नहीं किया जाता है, जो यौगिक माइक्रोस्कोप है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नैनो कणों के निर्माण के लिए आमतौर पर कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है, वो होता है लिथोग्राफी। ये चीज इसको बहुत ध्यान रखिएगा कि जो होता है नैनो कणों के निर्माण के लिए कौन सी विधि तकनीक का उपयोग किया जाता है, वो होता है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन होता है जो दिया हुआ है, ये बहुत ही आसान है, आप लोग शायद कर लें। एक नैनो कणों का आकार क्या होता है, ये आप ऊपर एक बार देख चुके हैं कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नैनो तकनीक का एक संभावित पर्यावरणीय अनुप्रयोग है, तो कौन सा नैनो तकनीक संभावित पर्यावरणीय अनुप्रयोग है, जो तेल रिसाव की सफाई है इससे किया जा सकता है, तो यही आपका सही है। बाकी कार्बन उत्सर्जन इसमें से नहीं रोका जा सकता, इससे और बढ़ेगा नैनो टेक्नोलॉजी की उससे। वनों की कटाई को नहीं रोका जा सकता, प्लास्टिक उत्पादन ये भी नहीं कम किया जा सकता, लेकिन तेल रिसाव की सफाई है इसको नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा सकता है। तो चलिए यहीं तक ये हमने किया है, लेकिन हमने बहुत ही कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग किया है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।